नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद। भाषण में विपक्ष के आरोपों को पीएम मोदी ने सिरे से किया खारिज। कहा, मोदी के खिलाफ विपक्ष की गालियों पर जनता नहीं करेगी भरोसा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है। यूपीए सरकार की नाकामियों पर पीएम मोदी का बड़ा निशाना। 10 साल को बताया अंधकार युग, भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी रही सरकार। बढ़ेगी आपकी ईएमआई, रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार महंगा किया कर्ज। 0.25% बढ़ा रेपो। आरबीआई गवर्नर ने आगे भी दरें बढ़ाने के दिए संकेत। कहा, महंगाई में नरमी, लेकिन अब भी लक्ष्य से ऊपर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बढ़ी दरों का बोझ ग्राहकों पर डालने का किया ऐलान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बैंकों के एमडी बोले, डिपॉजिट रेट में भी होगी जल्द बढ़ोतरी। बैंक के मुताबिक आरबीआई रेट हाइक से बाजार में रौनक। मेटल, आईटी, फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी। एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में तेजी। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त। सेंसेक्स 378 और निफ्टी 150 अंक बढ़कर बंद। तुर्की और सीरिया भूकंप से मौत का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा। मुश्किल हालात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत ने आज भी भेजा राहत सामान। और वो 10 साल, यानी यूपीए सरकार के 10 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि जब भारत के पास तरक्की के मौके थे तो भ्रष्टाचार में डूबी यूपीए सरकार ने इसे गंवा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने धन्यवाद भाषण में अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत आज एक आशा और उम्मीद वाला देश है, लेकिन निराशा में डूबे विपक्षी नेता सिर्फ भारत की निंदा में लगे हैं। उन्होंने अपने ऊपर विपक्षी नेताओं के हमले पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने भरोसा बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया है और 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद ही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड, देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा।
आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा अध्यक्ष जी? आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है। वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है। वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है। जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है। तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वहीं इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक घोटालों का दशक रहा। देश की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी कि 2014 से पहले का दशक लॉस्ट डिकेड था। इसने भारत को काफी पीछे धकेल दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा 10 साल। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज़ डेकेड है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की आज एक खास जैकेट की। दरअसल संसद में प्रधानमंत्री मोदी आज एक खास जैकेट में नजर आए। ऐसा जैकेट जो कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस जैकेट को बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एनर्जी वीक के दौरान भेंट किया। ये जैकेट पीईटी बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। तमिलनाडु के कुरूर की कंपनी ने इस जैकेट के कपड़े को बनाया है, जिसके बाद गुजरात में मौजूद पीएम मोदी के टेलर ने इस जैकेट को तैयार किया है। एक जैकेट को तैयार करने के लिए 15 बोतलों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक जैकेट की कीमत बाजार में 2000 रुपए है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हर साल 10 करोड़ पीईटी बोतलों का रिसाइकिल करने की अब योजना बनाई है।
और अब बात करेंगे आरबीआई की, जिसने एक बार फिर से रेपो रेट को बढ़ा दिया है। बाजार के अनुमान के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। ये इस साल का पहला और मई 2022 से छठा हाइक है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.5% हो गया, जो कि साल 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। तो वहीं आरबीआई का कहना है कि महंगाई अभी भी बड़ा टेंशन है और ये लक्ष्य से ज्यादा है, इसलिए आगे भी दरें बढ़ानी पड़ेंगी। तो वहीं आरबीआई गवर्नर ने आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई में नरमी आई है, लेकिन अब भी लक्ष्य से ऊपर है, इसलिए आगे भी दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. The MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. वहीं आज आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएनबीसी टीवी 18 की लता वेंकटेश ने अदानी मुद्दे पर गवर्नर शक्तिकांत दास से सवाल पूछा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई पहले ही प्रेस रिलीज जारी कर अपना रुख जाहिर इसमें कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत है। If I may, so what is the total exposure of the banking and the NBFCs to the Adani Group? Because we just heard that REC has 7,000 crores. So is there a number that you all have already assessed? And if you can tell us whether you would be cautious that that number shouldn't increase? The question about the exposure of the banking sector to the to one particular business conglomerate. We have issued a press release on last Friday. I have nothing more to add to that. Individual cases and their numbers, as you are aware, we do not discuss in the public domain. Having said that, let me mention in addition, because so many questions are being raised in the public domain, in the last 3 to 4 years, the Reserve Bank has taken a number of steps to strengthen the resilience of Indian banks. वहीं अब जल्द ही लोग क्यूआर कोड के जरिए सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई जल्द ही इसके लिए कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने वाली है। इसके तहत लोग यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके सिक्के निकाल सकेंगे। स्कैनिंग होते ही ग्राहक के खाते से ये पैसे कट जाएंगे। Coins, we have a peculiar situation where the supply is very high. It's taking up a lot of storage space. It's not getting properly distributed. At the same time, there is demand in pockets. So one way of increasing absorption of coins into the system is to make coin available in places where there is demand. So the way out for that is something that we planned, which is that let's get rid of the feeding in of currency entirely. And since we have UPI available with us, and everyone can use a cell phone, and there can be a simple QR code. So instead of feeding in currency and getting your change, you just transfer money from your bank account to the concerned bank and withdraw your change. So we took some time to develop that machine. तो वहीं आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाते ही देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कर्ज महंगा करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उसने ये भी कहा है कि डिपॉजिट रेट भी ज्यादा बढ़ाएंगे। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लोन ग्रोथ काफी अच्छी है, इसलिए बैंक को डिपॉजिट का पैसा चाहिए। रेट हाइक्स तो आजकल पास ऑन हो रही हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे लोन्स जो हैं रिटेल खास तौर से वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, जो हमारे केस में रेपो है। तो जैसे जैसे रेपो बढ़ता है, ये रेट हाइक्स अपने आप ही प्राइस इन होकर के पास ऑन हो जाती हैं। डिपॉजिट रेट्स तो पहले से ही बढ़ रहे हैं, और सबसे जो अभी खास बात है वो ये कि पिछले 2 क्वार्टर्स में जो लोन ग्रोथ हुई है, डिपॉजिट ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी उससे ज्यादा हुई है।
लोन ग्रोथ ज्यादा हुई है डिपॉजिट से, तो इससे पता लगता है कि जो प्रेशर है डिपॉजिट्स पे ऑलरेडी चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि जितनी लोन रेट में ग्रोथ हो रही है, गोइंग फॉरवर्ड डिपॉजिट रेट में उससे ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि अभी अगर लोन ग्रोथ को फंड करना है तो डिपॉजिट रेज करने पड़ेंगे, और जहां भी अच्छा रेट मिल रहा है कस्टमर्स वहां जा रहे हैं। तो ये प्रेशर डिपॉजिट रेट्स पे ऑलरेडी है, और हम डिपॉजिट रेट बढ़ाते आ रहे हैं और बढ़ाएंगे भी आगे। तो आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने पर सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजार की उम्मीदों के मुताबिक है, लेकिन रिजर्व बैंक ने आगे भी दरें बढ़ाने के ऑप्शन खुले रखे हैं। मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लास्ट रेट हाइक होगा, ऐसा कुछ ऐलान उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने अभी भी कहा कि 4% के कंफर्ट जोन के ऊपर ट्रेड हो रही है इन्फ्लेशन, और उन्होंने बताया कि फूड और फ्यूल को निकालकर कोर इन्फ्लेशन जो है अभी भी स्टिकी है। तो यानी और एक रेट हाइक शायद हो सकता है, ये उन्होंने डोर ओपन, दरवाजा खोल के रखा है कि वो कर सकते हैं। तो ये शायद मार्केट के लिए एक उम्मीद है कि 25 कर दे और पॉज का भी अनाउंस करे, वो नहीं हुआ। इसके अलावा CRISIL के चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर डायरेक्टर डीके जोशी ने कहा कि अगली पॉलिसी के लिए आरबीआई ने कोई ठोस संकेत तो नहीं दिया है, यानी महंगाई नियंत्रण में आने के बाद रिजर्व बैंक अपना रुख बदल सकता है। देखिए, उन्होंने अगली पॉलिसी के बारे में बिल्कुल कोई हिंट नहीं दिया है, और ये भी उनका जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 5.3% का अगले साल के लिए, वो भी काफी ऊपर है एक्चुअली, अगर वो उसको 4% पे लाना चाहते हैं। तो अभी वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, और अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है जितनी एक्सपेक्टेशन से, तो फिर आई थिंक स्टांस बदल भी सकता है। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के फैसले का आप पर क्या होगा असर, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आगे क्या है चुनौतियां, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। बड़े इवेंट्स के बाद आज बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 378 पॉइंट चढ़कर 60,664 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 17,872 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी, फार्मा शेयरों में रही। एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में तेजी का दौर आज रहा। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज बढ़त देखी गई। सोने के दाम अभी आसमान पर है। ऐसे में शादियों का सीजन होने के बाद भी लोग सोना कम ही खरीद पा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी करीब 30% तक अब कम हो गई है, तो वहीं कस्टमर भी महंगाई के चलते कम मात्रा में सोना ले रहे हैं। अहमदाबाद में दुकानदारों और कस्टमर से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इन दिनों सोने के दाम को लेकर काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या यहाँ पर जो कस्टमर है वो फ्रिक्वेंटली सोना खरीदने आते हैं कि उसमें कुछ कमी आई है? आइए जानते हैं इस शोरूम के मैनेजर से। बताइए, सोने को लेकर क्या ग्राहकों के अंदर जो पहले उत्साह था वो बरकरार है, क्योंकि दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आज क्या दाम है? सरकार ने जो एक ड्यूटी बढ़ाई है तो उसकी वजह से ग्राहक पे थोड़ा फर्क तो पड़ा है। उनकी खरीद शक्ति थोड़ी कम हो गई है, पर उसके सामने फॉरेन से जो बाहर के देश से जो लोग आए हैं उन्होंने खरीद शक्ति अच्छी दिखाई, तो हमारा बैलेंस उसके सामने हो गया। तो हमें फर्क नहीं पड़ा, पर ग्राहक को तो फर्क जरूर पड़ा हुआ है। तो अच्छा, मतलब कम खरीदारी कर रहे हैं? कम खरीदारी, जो पहले 10 तोला खरीदते थे वो 8 तोला खरीद रहे हैं। पर जो मैंने पहले भी बोला कि जो बाहर के देश से आए उन्होंने खरीद शक्ति अच्छी दिखाई, तो उसके सामने हमारा बैलेंस हो गया है। दाम क्या ऐसे ही रहेंगे या अभी भी कुछ उठापटक देखने को मिलेगी? दाम में तो शायद ऐसा लगता है कि 1000 प्लस और माइनस हो सकता है, उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें। बिल्कुल। खास ग्राहक क्या सोचते हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। तो आप पहले कितना गोल्ड खरीदना चाहते थे, और अब ये जो दाम बढ़ा है क्या कोई असर पड़ा है आपकी खरीद शक्ति पर? बिल्कुल पड़ा है। पहले हम लोगों ने सोचा हुआ था कि जो सेट और वो सब जो लेना है वो 5 या उससे ऊपर तोले का लेंगे, पर अभी प्राइस जो बढ़ रही है उस हिसाब से हमें उसमें भी थोड़ा काट लगाना पड़ रहा है, तो हमको अभी 3.5-4 तोले पे जाना पड़ रहा है अभी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बढ़े हुए दाम है उनको लेकर ग्राहकों के ऊपर असर जरूर पड़ा है। खरीदारी रुकी नहीं है, लेकिन कम कर दिया है, और आगे भी अगर वोलेटिलिटी रहेगी या दाम बढ़ेंगे तो इसमें और कमी आ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात इंश्योरेंस की, जिसमें मिस सेलिंग रोकने की कवायद अब तेज हो गई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कंपनियां प्री डिस्क्लोजर के नियमों पर जोर दें और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएं। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने।
सर, कंज्यूमर कमीशन में बहुत सारे 1,60,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है और इंश्योरेंस रिलेटेड है। आपने आज बैठक भी बुलाई, तो क्या आपने इनको सजेस्ट किया कि किस तरह के आप अपना चेंजेस करें ताकि जो केसेस हैं वो कम हो? 1,60,000 से ज़्यादा केसेस इंश्योरेंस के परिप्रेक्ष्य में कंज्यूमर कमीशंस में पेंडिंग है, जो हमारी कुल पेंडेंसी का 1/3 है। उसके लिए ये राउंड टेबल बैठक बुलाई गई थी कि इतनी ज़्यादा पेंडेंसी इंश्योरेंस की, इसका मुख्य कारण क्या है। उस कारण की तह में जाके अगर उसको हम निदान कर सकें समस्या का, ताकि वो कोर्ट में आए ही ना, तो इससे पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी और केसेस कम आएंगे। तो सर 6 पॉइंट्स पर आपने सजेशंस इनको दिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स मोस्टली डिस्क्लोजर के अराउंड है कि जो पॉलिसी धारक होता है उसको पता ही नहीं होता ये कि इसमें क्या है, क्या एक्सक्लूडेड है, तो उसको सिंपल भाषा में उसको समझाना और फिर उसको ऑनर करना, उसको अननेसेसरी रिप्यूडिएट ना करना, और जो एक इंटरमीडिएरी की व्यवस्था है, जो एजेंट की व्यवस्था है, उसमें थोड़ी पारदर्शिता आए, उसमें अननेसेसरी वो उसको झांसा देकर, उसका प्रीमियम शुरू का देकर उसको बहकावे में न लाएं, और इस तरह की अन्य चीज़ों पर काफ़ी डिस्कस हुई कि इसको कैसे लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। सर, आपने सजेशंस दिए, लेकिन कहना है कि ये मानेंगी कंपनी आपकी मांग को कि इसको कर ही देंगी? आपको नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि कंपनीज भी शायद ये नहीं चाहेंगी कि बहुत सारे लोग केसेस लेकर कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं, क्योंकि उनका भी रिसोर्सेज और समय नष्ट होता है इसमें। तो कंपनीज पॉजिटिव हैं, और हम वैसे भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एंगेज कर रहे हैं, उनको लिखा भी है, उनके साथ कई हम वीसीज भी कर चुके हैं कंपनीज के साथ, बट दिस वाज टू गिव अनदर पुश टू इट। और अब बात तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप की, क्योंकि इस भूकंप के बाद मौत की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक इस भूकंप से 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। यहां राहत बचाव कार्य में 60,000 से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। दूसरे देशों से भी लोग राहत बचाव के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आज फिर भारत एक और विमान तुर्की के लिए भारत से रवाना हुआ। इसमें दवाइयां, 30 बेड, एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल सुविधाएं भेजी गई। विमान में 45 मेडिकल के स्टाफ भी भेजे गए, जो तुर्की में भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज करेंगे। दरअसल तुर्की में आए भूकंप से हालत बद से बदतर हो गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने प्रभावित 10 राज्यों में 3 माह के लिए अभी फिलहाल आपातकाल घोषित कर दिया है। तो वहीं WHO ने आशंका ये जताई है कि तुर्की में मृतकों की संख्या 8 गुना तक अभी बढ़ सकती है। और अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिन्होंने आज संसद के संयुक्त सत्र को वहां संबोधित किया, जहां उन्होंने अपनी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। यहां उन्होंने यूएस कैपिटल दंगों का जिक्र किया और बताया कि अब देश किस आर्थिक नीति पर चलेगा। इसके अलावा अपने संबोधन में जो बाइडेन ने सीधे तौर पर चीन को भी चेतावनी यहां पर दी और कहा कि हमारी एकता पर चोट अगर हुई तो इसका करारा जवाब देने से हम चूकेंगे नहीं। वहीं बाइडेन ने अपने संबोधन में यूक्रेन का हमेशा साथ देने की बात कही है। जो बाइडेन ने यहां रूस को साफ संदेश देते हुए कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी, अमेरिका हमेशा यूक्रेन के साथ रहेगा। And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, united. We're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? और मंगलवार रात सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी शादी के बंधन में बंध गए। शाही शादी के बाद सिद्धार्थ और कियारा ने सोशल मीडिया पर देर रात अपनी वेडिंग की फोटोज शेयर की। शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर गजब की वायरल हो रही हैं। फैंस फोटोज को काफी पसंद कर रहे हैं। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में दोनों परिवार और करीबी दोस्तों के बीच 7 फेरे लिए इन्होंने। बेहद प्राइवेट शादी के बाद अब मेहमानों के लौटने का सिलसिला भी वहां से शुरू हो चुका है। इस इंटीमेट फंक्शन में करण जौहर, शाहिद कपूर, जूही चावला सहित कई हस्तियां मौजूद रही। शादी के बाद पहली बार सिद्धार्थ कियारा आज जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।